और ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, ये अकेला अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहा है। कि एक पार्टी इस देश में आई, उसने छवि खराब कर दी, तो तालिबान इन्होंने पैदा नहीं किए, वहाँ पर फांसीवाद उन्होंने पैदा नहीं किया। बांग्लादेश में माइग्रेंट्स इशू जो शुरू में असम में जो शुरू हुआ और दिल्ली तक आ गया, जहाँ पर क्या मेड सर्वेंट्स पे भी तहकीकात होनी शुरू हो गई, सब कुछ किया उन्होंने, नेपालियों पे नहीं किया क्योंकि वो हिंदू थे। राजनीति में क्या होता है कि फियर जो साइकोलॉजी है ना, वो सबसे ज्यादा आजकल इस्तेमाल होने लगी कि डरा के रखो, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। भय बिन होए न प्रीत। इसके चलते भारत की तमाम दुनिया में बहुत साख गिरेगी। क्यों? दुनिया में कहीं भी रिलीजन बना के प्रोसिक्यूशन डिसाइड नहीं होती है। अगर कोई पार्टी नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को रोक सकती है तो शायद वो कांग्रेस है, मुसलमानों क्योंकि राष्ट्रीय मुसलमानों में पहली बार। लेकिन उनको ये भी पता है कि कांग्रेस का चूंकि सांगठनिक ढांचा पूरी तरीके से बिखरा हुआ, तमाम प्रदेशों में जगह जगह पर उनके छत्रप उनको छोड़कर जा चुके हैं। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। CAA कानून 2019 में पास हुआ था, लेकिन लागू नहीं हुआ। उसको नोटिफाई कब किया गया? 2024 में। उसके पीछे के तर्क तमाम बताए जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की राजनीति के बारे में भी चर्चा अब जोरों पर है। और इसी सब के बीच में एक ममता बनर्जी कुछ कह रही हैं, अलग अलग नेता कुछ कह रहे हैं, लेकिन एक बहुत पेक्यूलियर नेता हैं और उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। और मेरा ये मानना है कि उन्होंने CAA पर अपनी पोजीशन को वक्त वक्त पर टू बोरो फ्रॉम बिहार पलटा। कैसे पलटा, आपको जरा वो बताएं। शुरुआत में उनकी पोजीशन थी कि CAA जैसे लागू हो रहा है वो खराब है, ठीक नहीं। उसके बाद दिल्ली के जब चुनाव हुए तब वो एकदम से चुप पकड़ गए, और अब 2024 के आगाज के पहले वो फिर से CAA का विरोध कर रहे हैं। इसको समझा किस तरीके से ले? ये जो अरविंद केजरीवाल बनाम अमित शाह हो रहा है, इसको डिकोड करने के लिए और समझने के लिए हमारे पास दो भयंकर बुद्धिजीवी, भयंकर वरिष्ठ पत्रकार, विनोद शर्मा जी, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर, आपका बहुत बहुत स्वागत विनोद जी, हमें समय देने के लिए। और राज किशोर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वरिष्ठ पत्रकार, बुलंद भारत टीवी के हेड, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत विचित्र चीज़ लगी, इस वजह से लगा कि आप लोगों का सहारा लिया जाए समझने के लिए कि आखिर केजरीवाल जी चाहते क्या हैं, या जो वो बोल रहे हैं उसके पीछे का मकसद क्या है। विनोद जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूँ। आपने भी ये देखा होगा कि वो उनकी पोजीशन कैसे पहले कुछ थी, फिर वो चुप पकड़ गए, फिर उन्होंने हनुमान मंदिर जाने की सूझी, फिर वो हनुमान भक्त हो गए, अब फिर से उनको CAA खराब लगने लगा। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं उसको हम एक मिनट के लिए अलग कर दें। किसी भी व्यक्ति ने जो भारत का संविधान सही से पढ़ा है और उसको समझने की कोशिश की है, वो जानता है कि हमारे संविधान की जो रूह है वो गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट्स है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब मेरा ये मानना है कि ये जो कानून है ये तीनों राइट्स के उल्लंघन में और आत्मा के विरोध में है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। क्योंकि जो कन्वेंशन ऑफ रिफ्यूजीज है 1950s की, 51 की शायद, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्लेस ऑफ स्टे। अगर आप परसिक्यूटेड हैं तो आपको ओपन आर्म से जो लोगों ने उस कन्वेंशन को माना है, जिन देशों ने, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। ये तकादा है। अब केजरीवाल जी पे आ जाते हैं। देखिए, अरविंद की जो पोजीशन है वो इसलिए बदली क्योंकि हालात बदले। अच्छा। क्योंकि CAA के बाद जब CAA आया तो उसके बाद शाहीन बाग हुआ, और शाहीन बाग के बाद दंगे हुए, और दंगे जो हैं वो दिल्ली में हुए, और डोनाल्ड ट्रंप की जो यहाँ पर विजिट थी उसके दौरान हुए। हाँ। और उस सब ने एक मौका दिया सत्तारूढ़ दल को जो केंद्र में है
कि अपने तरीके से ये बात, ये कहानी जनता को सुनाए। और उस वक़्त अरविंद केजरीवाल को ये लगा कि जो कहानी ओरिजिनल उसकी थी वो शायद यहाँ के आवाम को उस वक़्त के उत्तेजना फैलाने वाले माहौल में समझ ना आए या सर के ऊपर से निकल जाए या उनको वो रास नहीं आए। तो उसके हिसाब से उन्होंने अपना तेवर बदला। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, ये अकेला अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहा है। अब मुझे बताइए कि शुरुआत में मंडल कमीशन पे बीजेपी क्या पोजीशन थी, आज के दिन क्या पोजीशन है? आज के दिन तो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं ना, मुझसे बड़ा कौन, ओबीसी। तो हम उस पे ना जाएं, हम इस बात पे जाएं कि क्या कानूनी तौर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही हो रहा है। हाँ, जो अरविंद केजरीवाल की लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो उसको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में आप देखें। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सीएए। रेफरेंस क्या है? रेफरेंस उन मुद्दों को है, उन मुद्दों पे रेफरेंस है जिस पे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, जो डिलीवर सरकार केंद्र की नहीं कर पा रही। और वो मुद्दे जो हैं दे हैव बीन क्राउडेड आउट ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स बीजेपी की कर्मठता के कारण। तो मतलब वो इस सीएए को इस्तेमाल करके अपने जो मुद्दे हैं उन पर फोकस प्रज्वलित कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये जो इतना नुआंस आर्गुमेंट है राजकिशोर जी, आपको लगता है ये जनता को समझ में आ रहा है या 2024 से पहले ये नुआंस तो हमारे आपके लिए है। हाँ, ये समझने के लिए कि इसने पैंतरा क्यों बदला। हाँ, उसके हिसाब से कुछ नुआंस नहीं, उसके हाथ वो तो अपफ्रंट बोल रहा है। वो उसी तर्ज पे बोल रहा है जिस तरह पे भारतीय जनता पार्टी कुछ मुद्दों पर बोलती है। नहीं विनोद जी, मेरा ये कहना है और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर ये उद्देश्य है कि मैंने अपनी पोजीशन पहले थी, दिल्ली के चुनाव से पहले मैंने उसको बदली, और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक बहुत वरिष्ठ और सीनियर राजनीतिक सलाहकार ने उनको ये बताया कि क्या कर रहे हो, हार जाओगे चुनाव। तो उन्होंने उस समय बेस्ट पॉलिटिकल एडवाइजर से मदद ले करके और उसके बाद फिर अपनी पोजीशन बदली थी। ऐसी क्या मजबूरी अभी आई है कि उन्होंने फिर से सीएए की पोजीशन अपनी बदली है, और इससे क्या उनको कोई लाभ मिल सकता है? क्योंकि आप देखिए, अगर हिंदू को रिझाना था तो हिंदू तो नहीं रिझ रहे हैं, उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन हो गए हैं। मुस्लिमों को रिझाना है तो वो भी नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब एमसीडी का चुनाव हुआ तो कांग्रेस की तरफ बहुत सारे मुस्लिम वोट दिल्ली के गए। आप कैसे देखते हैं? दरअसल जो आपने आखिरी लाइन बोली है ना संकेत, मैं इसी में इस पूरी केजरीवाल की रणनीति का ये हिस्सा देख रहा हूँ। क्योंकि आपने जो कहा कि एमसीडी के चुनाव में मुस्लिम कांग्रेस के साथ चले गए। कांग्रेस मूलतः जो है वो मुस्लिम, अभी भी ज़्यादातर लोग भरोसा उनके ऊपर कर रहे हैं। कांग्रेस, मैंने जैसे अभी आपसे अनौपचारिक बात हो रही थी तो मैं आपसे यही कह रहा था कि कांग्रेस की जड़ें इतनी गहरी हैं, सीट्स इतने गहरे हैं कि लगातार जैसे कभी मोदी कभी केजरीवाल वो खेत जोतते रहते हैं सियासी, कि जिससे वो कहीं घास फिर से उभर कर ना आ जाए। तो कभी मोदी करते हैं, कभी केजरीवाल करते हैं। तो खैर, केजरीवाल को ऐसा लग रहा है कि कहीं वो अपने मूल घर, कहीं उनकी घर वापसी हो गई मुसलमानों की दिल्ली में, तो उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस के साथ में निश्चित तौर पर आप मानकर चलिए केजरीवाल के साथ मुस्लिम इसलिए गया था क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को वो हरा सकते हैं। और एक केजरीवाल के साथ वर्ग ऐसा गया था जो नए किस्म की राजनीति में, जो वाकई आम आदमी का प्रतिनिधित्व देख रहा था। उसके कुछ ऐसे अपने सपने थे, उसको ऐसा लगता था कि वाकई हम राजनीति बदल सकते हैं, देश की दशा दिशा बदल सकते हैं और वाकई भ्रष्टाचार को। लेकिन ये सब मुद्दे धीरे धीरे बहुत पीछे जाते रहे। लेकिन हाँ, सीए को लेकर जो संविधान की आत्मा के खिलाफ है या क्या है, ये चूंकि बात शुरू में कही गई है, विनोद सर ने कहा है, तो मैं उस पर जरूर एक बात कहना चाहूँगा। मुझे लगता है एक तारीख याद रखनी चाहिए हमें, 3 जनवरी 1964 हजरतबल में एक पवित्र अवशेष चोरी होता है। उसके बाद बांग्लादेश में किस तरीके से वहाँ अल्पसंख्यकों के, पूर्वी पाकिस्तान था वो, किस तरीके से वहाँ पर नरसंहार होता है। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा तब गृह मंत्री थे देश के, उन्होंने क्या कहा था मुझे लगता है वो याद रखना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, वो उसी सदन में बैठे हुए थे। तो गुलजारी लाल नंदा ने कहा था कि वो तमाम जो हमारे जो अपने लोग हैं जो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, तो हम उनको ऐसे मरते रहने नहीं दे सकते। हम उनसे ये नहीं कह सकते हैं कि आप कत्ल होते रहिए, हम नहीं करते रह सकते, वो हमारे अपने हैं। ट्विस्ट विद डेस्टिनी में 1950 में संविधान सभा में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण था, उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमसे अलग हो गए हैं लेकिन उनकी जो संवेदनाएं हैं, जो हमारे उनके संबंध हैं, हमारे वो रिश्तेदार हैं,
हम उनको उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते हैं। तो अगर इस तरीके की चीज़ें आपके बगल में हो रही हैं तो केंद्र सरकार का जो मौजूदा केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उसके तर्क से आप कितने सहमत होते हैं, नहीं होते हैं, उसको आप संविधान की आत्मा के खिलाफ आपकी अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये विषय ऐसा था कि जो 1950 से लेकर 1964 तक जब नरेंद्र मोदी या बीजेपी की राजनीति अस्तित्व में नहीं आई थी तब भी ये विषय था। नहीं, पर राजकिशोर जी, इसमें क्या है कि आज तक मुझे तो नहीं समझ में आता, और आप लोग क्योंकि वरिष्ठ हैं, इतने समय से पुराने रेफरेंसेस को आपने जिया भी है और टटोलते भी हैं। आज से पहले कभी ऐसा कोई कानून आया है जो कि रिलीजन के आधार पर कानून है? एक सवाल जो है ये ख़ास तौर से CAA पर यह भी उठाया जाता है कि अगर आपको परसिक्यूशन के खिलाफ ही लोगों को राइट्स देनी है तो फिर उसमें आप रिलीजन का एंगल क्यों ले आए? देखिए, परसिक्यूशन तो शब्द ही इस्तेमाल नहीं हुआ है रूल्स में, जो रूल्स लेके आए। देखिए, ये एक सही इशू जो गलत आत्मा के साथ जुड़ गया है, गलत एंटिटी के ये साथ ठीक जुड़ा वैसा हुआ ही हो गया कि अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे आदमी थे और खराब पार्टी में थे, इस टाइप की ऐसा बात आप कुछ कर रहे हैं। ऐसा क्योंकि जहाँ तक ट्रस्ट की बात है, देयर इज अ क्लियर डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन बीजेपी एंड अ लार्ज सेक्शन ऑफ द इंडियन पीपल। ये बात सच है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी इस देश में राज कर रही है, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे एक राय इस देश में नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस की विचारधारा पे एक राय, लगभग एक राय थी एक समय में। और दूसरा कि आपने कहा कि वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है उनके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी है, बिल्कुल है। तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पूरे तरीके से निभाएं। हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रीलंका के तमिल्स के प्रति भी निभाएं। हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बौद्ध अपने आप को परसिक्यूटेड पाते हैं भूटान में, उनके प्रति भी निभाएं। ये सब हमारे हमसाए मुल्क हैं, लेकिन उनको क्यों छोड़ दिया गया? इसलिए छोड़ दिया गया कि आपको भारतीय जनता पार्टी को, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, या ईरान के पारसी, या ईरान के पारसी या अफगानी। देखिए, इस देश में काबुली वाला एक रोमांटिक फिगर होता था, और आज के दिन इस देश में अफगानी जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ सस्पिशन है। किस कारण से है? किन लोगों ने डिस्कोर्सेस चलाए? ये बात सच है कि ये भी बात सच है कि जब यहाँ पर वहाँ पर गड़बड़ हुई अफगानिस्तान में, तो वहाँ के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जिनको कि मौत के घाट तालिबान ने उतारा, उनके परिवार के लोग तो यहाँ थे, नजीबुल्लाह के। तो हमारे ऐसे रिश्ते रहे हैं बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान को अलग रखें यहाँ पर। मेरा ये मानना है कि ना सिर्फ ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, बल्कि हमारी डिप्लोमेसी के विरोध में भी ये जाता है। बांग्लादेश में भी इलेक्शन होने वाले हैं। क्या होगा वहाँ पर? हाउ विल शेख हसीना डिफेंड हरसेल्फ? वो तो मानी जाती है एजेंट ऑफ इंडिया इन बांग्लादेश, ये सच्चाई है। उन पे आरोप लगता है, वहाँ का विपक्ष आरोप लगाता है। उसी तरह से अगर आप देखें कि श्रीलंका में जो तमिल रिफ्यूजीज हैं और या तमिलियन पॉपुलेशन है, हमारे देश में आज अभी से नॉर्थ वर्सेस साउथ हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पैंट जो है साउथ में नहीं है, नॉर्थ में है। अब ये जो कानून हम लेके आ रहे हैं, क्या ये आग नहीं देगा उस सेंटिमेंट को? चलिए, ये देखिए, कोई भी ऐसा कानून लाने से पहले देखिए ये बात हो सकती थी, हम अपना कर्तव्य निभा सकते थे। इट इज द ऑब्जेक्ट, मीन्स टू द ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चनिंग है मीन्स की, ऑब्जेक्टिव की नहीं है। हम ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, किस तरह से आप जा रहे हैं। अब मैं एक बार वापस आना चाहता हूँ राजकिशोर जी, और जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कैसे देखते हैं। वो कहते हैं कि पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर ये जो लोग हैं ये आ जाएंगे, इनकी झुग्गियाँ बस जाएंगी, वोटिंग पैटर्न चेंज कर देगी बीजेपी, 2-2.5 करोड़ लोग जो हैं वो चले आएंगे और बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी। मतलब वो CAA के इर्द गिर्द अभी जो उनके ताज़ा बयानात हैं वो इस लेवल की फियर की तरफ लेकर के जा रहे हैं कि एकदम पता नहीं क्या हो जाएगा गलियों पर, शहरों में, गाँव में।
अलग अलग जगह बसावट हो जाएगी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे अभी भी इसके पीछे की छुपी हुई पॉलिटिक्स, और मेरे ख्याल से हम लोग सब ये एक चीज़ पे सहमत हैं कि नेता जब कुछ बोलते हैं तो वो उसके पीछे एक राजनीतिक मंशा होती ही होती है। तो वो राजनीतिक मंशा क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। हिंदू उनसे संतुष्ट नहीं है। आप देखिए उन धरना हो गया उनके घर के एकदम बाहर। नहीं, वो तो देखिए करना क्या चाह रहे हैं? देखिए वो तो राजनीतिक भी हो सकता है ना संकेत। वो तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग चले गए हों वहाँ पर। हाँ। धरना अगर हो रहा तो उनको सारे हिंदुओं का, या कुछ मुसलमान कहीं पर धरना देने लग जाए तो उनको सारे मुसलमानों का प्रतिनिधि बना देना, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक समझ मेरी नहीं कहती। ऑब्जेक्टिव क्या है? वो जिस तरीके की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या क्या करना चाह रहे हैं वो? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर ये राजनीति में क्या होता है कि फियर जो साइकोलॉजी है ना, वो सबसे ज़्यादा आजकल इस्तेमाल होने लगी कि डरा के रखो, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। भय बिन होए न प्रीत। हाँ, तो भय बिन तो प्रीत, मतलब भय दूसरे से करो, प्रीत हमसे करो। यहाँ पर भय और प्रीत दो है, एक व्यक्ति से नहीं होनी है। भय उनसे रखिए, प्रीत हमसे करिए। जितना उनसे भय बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनेट इनसे प्रीत होती चली जाएगी। इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब ये सवाल उठाते हैं तो ये सवाल तो दरअसल अब देखिए भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बीच फिर से राजनीति पूरी सिमट कर रह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि जब रोहिंग्या मुसलमानों की बात हो रही थी तब ये बलात्कार, लॉ एंड ऑर्डर, तब समझ में नहीं आ रहा था। नहीं तो आज रोहिंग्या का नाम ले दिया उन्होंने। आज दे दिया ना, लेकिन उस समय तो उनके जो विधायक हैं, जो इकबाल क्या नाम है उनका, जो ओखला वाले जो विधायक हैं, क्या नाम है, उनके साथ में खड़े होकर ही बोल रहे थे ना कि उनको आप क्या निकाल देंगे, कैसे कर देंगे, तो उनको कोई किनारे जगह तो देंगे ना, कुछ करेंगे ना। तो इस तरीके की बातें उस समय हो रही थी ना। नहीं तो आपका ये कहना है कि ये वो जो मुस्लिम वोट था जो अरविंद केजरीवाल को मिला था, लेकिन एमसीडी के चुनाव में वो कांग्रेस की तरफ छिटकता हुआ गया, उसको वापस लाने का एक प्रयास या कंसोलिडेट करने का एक प्रयास, ये है मकसद? बिल्कुल यही मकसद है कि देखिए एक बात तो समझ कर चलिए, आज भी पूरे देश में, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सर्वे कर देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आज की तारीख में भी जो पहली पसंद है लोगों की वो कांग्रेस ही होती, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में। उनको इसलिए ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई पार्टी नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को रोक सकती है तो शायद वो कांग्रेस है, क्योंकि राष्ट्रीय मुसलमानों में पहली बार। लेकिन उनको ये भी पता है कि कांग्रेस का चूंकि सांगठनिक ढांचा पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, तमाम प्रदेशों में जगह जगह पर उनके छत्रप उनको छोड़कर जा चुके हैं, तो अगर वोट वहां पर देते हैं तो वो खराब होगा। तो फिर उनके लिए पसंद आती है पहली कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को हराने में जो कैंडिडेट या जो पार्टी उनको सक्षम दिखाई पड़ती है। 2020 में क्यों नहीं लागू हुए? 2020 में जब दिल्ली का चुनाव हुआ तब वो मुसलमानों से थोड़ा सा अलग होते हुए क्यों दिखे विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल? नहीं तो अरविंद को उस समय भी रिझाना था मुसलमानों को। नहीं रिझाना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को पता था कि मुसलमान अंततः जब आएगा तो उसको समझ में आएगा कि वोट किसको देना है। और देखिए पार्लियामेंट में अभी तक उनको दिल्ली से एक भी सीट नहीं मिली है। नहीं मिली। लेकिन प्रदेश में सरकार उनकी लगातार प्रचंड बहुमत से बन रही है। 2 बार से लगातार वो प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। तो उस समय स्थानीय स्तर पर वो किस तरीके से अपना वोटर बचा पाएं, उसके लिए सोची समझी राजनीति भले मैं वो। विनोद जी आपको बस ये एक चीज़ बताना चाहता हूं, और ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने जब 2020 में अरविंद केजरीवाल जीते तो उनको फ़ोन पर बधाई देते हुए कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, सेक्युलरिज्म की जीत हुई। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि खाक का सेक्युलरिज्म, आपको अंदाज़ा ही नहीं था कि दिल्ली में क्या हो रहा था। व्हाट वी वर अप अगेंस्ट, मतलब बीजेपी ने किस तरीके का कैंपेन किया और हमने उससे कैसे लड़ा है। ये सेक्युलरिज्म नहीं था ये जो हमने किया। देखिए वो जो अब कर रहा है वो वही कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी करती है, अदरिंग। वो लोगों से पूछा उसने, अदरिंग क्या हुआ? मतलब अदरिंग अ कम्युनिटी, अच्छा, हम और वो अदर्स, वी एंड द अदर्स। तो अदरिंग जो हो रही है वो जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के प्रति अदरिंग करती है, हम और वो भी हम और वो ही कर रहा है। कैसे? उसने क्या किया, इसलिए वो मुसलमानों की तरफ उसका एक ओवरचर है, वो उसको वेरी क्लियरली डिफाइंड नहीं है वो। क्योंकि उसने क्या आज पूछा, आज जो उसने एक नया वीडियो रिलीज़ किया है कि भाई अगर आपके सड़क के उस पार अगर बांग्लादेशी आके बस जाएंगे और पाकिस्तानी आके बस जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? आप बहुत सेफ फील करेंगे। आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान को डिमोनाइज किसने किया? वो बीजेपी ने किया है। उस डिमोनाइजेशन को ये एक्सप्लॉइट कर रहा है बाय रेजिंग दिस इशू एट दिस जंक्शन। उन्होंने डिमोनाइज कैसे किया? सीएए में नाम लेकर के। अरे
बांग्लादेश में माइग्रेंट्स इशू जो शुरू में असम में जो शुरू हुआ और दिल्ली तक आ गया, जहाँ पर क्या मेड सर्वेंट्स पे भी तहकीकात होनी शुरू हो गई। सब कुछ किया उन्होंने, नेपालियों पे नहीं किया क्योंकि वो हिंदू थे। और एक बार ये सवाल मैंने पूछा था, एक पत्रकार थे जो जिनका रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। मैंने कहा भाई आप सही है, आप कहते हो कि इन लोगों से खतरा है, तो मैंने कहा नेपालीज तो बहुत से सर्वेंट ऐसे हैं जो वृद्ध अवस्था के लोग होते हैं जिनकी सेवा के उनको लाया जाता है और उनके कत्ल के अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, आप उनका नाम क्यों नहीं लेते? तो ये देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है इसमें उंगली सब पे उठनी चाहिए। लेकिन आज के दिन जो अरविंद कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि एक तो कांग्रेस के साथ उनका महाजुती यहाँ पर हो गई दिल्ली में, मतलब यहाँ पर उनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। और जो पंजाब में भी उनकी टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, भले वो अलग से लड़ेंगे, अगर अलग से भी लड़ते हैं, अगर अकाली दल और बीजेपी में कोई समझौता नहीं होता है तो वो इसी अंडरस्टैंडिंग के तहत लड़ेंगे कि ये क्या कहते हैं ऑपोजिशन स्पेस जो है वो क्या कहते हैं अभी तो चाहते हैं कि उनको पूरी ना मिल जाए, इसलिए कांग्रेस भी लड़े उसमें। लेकिन अगर वो अलायंस कर लेते हैं तो ये भी बराबर की अलायंस करेंगे और टैक्टिकली करेंगे। तो वो बात छोड़ दो आप, ये मुसलमानों की बात नहीं है। ही इज ट्राइंग टू पुट द बीजेपी ऑन द मैट ऑन देयर ओन इश्यूज। नहीं यही ये तो कैसे वो कह रहा है ना कि तुम कि भाई आप लोगों के रोजगार के मुद्दे कि बाहर के लोग आके जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में पूरे देश में उसने एक डर पैदा कर दिया है। मैक्सिकन हाँ, तो कहता है यहाँ पर पहले बोल रहा था दीवार बनाऊंगा, फिर तार बिछाऊंगा, और वो रोज ये कह रहा है। और वो ये कह रहा है कि दे आर कमिंग, और ये जो आ रहे हैं अंदर तो दे विल डिमांड देयर शेयर ऑफ द पाई। तो आपको उससे बचना चाहिए। तो वही जो मैं समझता हूँ आजकल अभावों में यही राजनीति होती है। जब अभाव हो किसी चीज़ का, नौकरी का अभाव हो, गले का अभाव हो, तो डर की राजनीति ये भी छीन लेंगे। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी पैदा करना, पर्सनल इनसिक्योरिटी पैदा करना, और ये इसमें धर्म का एलिमेंट भी है, तो आसानी से ये बिक भी जाएगा क्योंकि ये धर्म के आधार पर ही ला रहे हैं ना इनको इधर। और भारतीय जनता पार्टी ने एक गलती ये की कि भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि राजकिशोर जी ने कहा है, ये हवाला देते हुए कि देखिए नेहरू लियाकत पैक्ट वो उसको जी, नेहरू लियाकत पैक्ट की उन्होंने अवहेलना की थी, कहा था, गुजाइलानंदन ने कहा था जी। तो नेहरू लियाकत पैक्ट को ये लोग उसी तर्ज पे बात कर रहे हैं कि नेहरू लियाकत पैक्ट जो था, जो समझौता था पंडित नेहरू में और लियाकत अली खान में, कि हम दोनों की आपस दोनों देशों में जो अक़लियतें हैं उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। वो जो पैक्ट था वो ईमानदारी से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, खासकर हमारे हमसाया मुल्कों में, और ये बात सच है, सही बात, इसमें दो राय नहीं हो सकती है। वो तो उनकी ढलती आबादी जो है वही बता रही है। लेकिन आपने जो भूमिका बांधी, और दूसरा ये आप ऑन द ईव ऑफ इलेक्शंस क्यों ला रहे हो? इसका मतलब है, इसका एक ही रीजन है कि यू वांट टू डिवाइड एंड पोलराइज दिस इलेक्शन। आप फिर हिंदू मुसलमान करके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, सीधी सीधी बात है। और इसमें कोई चैरिटी नहीं है, कोई किसी के हितैषी बन के आप नहीं कर रहे हो। और ये जो लोग आएंगे, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसके चलते भारत की तमाम दुनिया में बहुत साख गिरेगी। क्यों? दुनिया में कहीं भी रिलीजन बना के परसिक्यूशन डिसाइड नहीं होती है। एक कंट्री बता दो हमको आप। भाई आप अगर जाके संकेत, अगर आप पकड़े गए वहाँ पर और आपसे आप अगर रिफ्यूजी स्टेटस मांगेंगे किसी कई ऐसी कंट्री से, तो वो ये थोड़ी पूछेंगे आपका धर्म क्या है। यू विल हैव टू प्रूव कि आप परसिक्यूटेड हो। यहाँ पर यू डोंट हैव टू प्रूव, आपने सिर्फ ये कहना है कि मैं तो परसिक्यूटेड था, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई एविडेंस की जरूरत नहीं। तो देयर आर रीजंस कि भाई वैलिड सवाल है कि भाई सिक्योरिटी का क्या होगा। ये सवाल राजकिशोर जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने भी पूछा। उनका ये कहना है कि कल को ये जो देश हैं, जो मुल्क हैं, ये अगर किसी को बदमाशी करने के लिए ही भेज दें, जैसे कि अगर कोई ऐसे प्रिटेंड करे कि मैं तो परसिक्यूटेड हूँ, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, और वो एजेंट हो, स्पाई हो सकता है, खतरा हमेशा रहेगा।
अभी भी है, अभी नहीं क्या मतलब अगर जो लोग अभी अभी आ रहे हैं क्या उनमें ऐसे लोग नहीं आ सकते हैं क्या? मतलब डेविड कोलमन हेडली तो कोई भी हो सकता है ना, डबल एजेंट तो कोई भी हो सकता है। राजनीति में भी कई कोलमन हेडली हैं, किसी के लिए काम करते रहे दूसरे करते रहे, लेकिन देखिए राजनीति के बी हेडली कई लोग हैं। लेकिन देखिए दो चीज़ें ज़रूर हैं, मुझे लगता है कि मतलब जो केजरीवाल की जो राजनीति है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वो कांग्रेस से अपना वोट बैंक बचाने की है, जितनी मेरी अपनी समझ कह पा रही है। क्योंकि केजरीवाल गठबंधन करते हुए भी बिल्कुल गठबंधन करते हुए, गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी भी कई लोगों के साथ कर रही है, लेकिन अपने वोट बैंक को बचाते हुए उसको बचाने की कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है किसी भी पार्टी का राइट होता है, वो निश्चित तौर पर गठबंधन करे, वो जीत के लिए वो जा रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है कि उसका मूलाधार क्या है। यहाँ पर मूल आधार देखिए, अगर आप ये सोच लीजिए कि पूरा मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाए, जैसे कि पहले जाता रहा दिल्ली में, तो केजरीवाल की राजनीति कहाँ तक पड़ जाएगी, इसको तो समझना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल के सारे वोटर मुस्लिम तो नहीं है। नहीं, लेकिन एक बड़ा वर्ग है ना, सबसे बड़ा वर्ग जो चंक में वोट मिल रहा वो मिल रहा, बाकी तो उनको झुग्गी झोपड़ी वाले भी मिल रहे हैं, बहुत सारे वोट मिल रहे हैं उनको। लेकिन एक वोट बैंक ऐसा है जिससे वो शुरुआत ही करते हैं कि कुछ परसेंट के साथ में, कुछ लाख वोटों के साथ में शुरुआत करते हैं ना वो, तो ये तो उनके साथ एक तो आपका ये कहना है कि ये जो बयानबाजी है उनकी, जिसमें वो कह रहे हैं मैं यही कि समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऐसे ही आपके पास राशन कार्ड नहीं मैं दे पा रहा हूँ, मैं ये नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो झुग्गी झोपड़ी वालों को भी बिल्कुल देखिए यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो सीधे सीधे ये कहना शुरू कर देते हैं कि देखिए, अगर वो जैसे पहले 20 के समय में जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, वो सीधे सीधे कहना शुरू करते हैं कि देखिए ये धार्मिक आधार पर इस तरीके से भेदभाव हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर हिंदू जो उनका बड़ा वोट बैंक है, जो झुग्गी झोपड़ी वाले भी लोग हैं और उसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, एलिट क्लास भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, हर वर्ग से उनको वोट मिल रहा है, लेकिन उनके बीच में किस तरीके का संदेश इसमें जाएगा। राजकिशोर जी एक जो है, और मैं ये सवाल आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, अगर केजरीवाल की ये गणित है तो आप जानते हैं कि बीजेपी जो है वो स्पिन डॉक्टरी में कितनी आगे है। वो तुरंत इसको पलट करके ये बोल देंगे देखो हिंदू विरोधी केजरीवाल, और हिंदू वोट को यूनाइट करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बीजेपी के पास है, वो शायद आज के डेट में केजरीवाल के पास भी नहीं। देखिए ऐसे में ये नेट लॉस स्ट्रेटजी नहीं हुई, नहीं हुई, क्योंकि अगर बीजेपी के सामने एक सेकंड में वो 80 बनाम 20 कर देंगे। भाई बीजेपी के सामने अगर केजरीवाल खड़े हो रहे हैं तो फिर उसमें केजरीवाल जो है नुकसान में कार है। बीजेपी के सामने अगर राहुल गांधी खड़े होते दिखाई पड़ते हैं, कांग्रेस खड़ी होती दिखाई पड़ती है, तो केजरीवाल नुकसान में ना। लेकिन देखिए मैं एक बार केजरीवाल पर आऊँ, लेकिन एक बात पे मुझे लगता है कि बात करना थोड़ा सा, बस मैं केवल 1 मिनट लूँगा उस पर। जो तमाम बातें हुई, जैसे विनोद सर ने कहा कि काबुली वाला हमारे लिए बड़ा फैंटेसी फिगर होता था, सब कुछ होता था। निश्चित तौर पे काबुली वाला हम लोग बल्ला साहनी की फिल्म भी हम देखते थे, उसके बाद काबुली वाला हम कहानी भी पढ़ते थे, सब कुछ था। लेकिन काबुल या अफगानिस्तान की छवि बीजेपी ने तो नहीं खराब की ना, उसकी छवि किसने खराब की? ये मतलब सिर्फ ये कह देना कि एक पार्टी इस देश में आई, उसने छवि खराब कर दी, तो तालिबान इन्होंने पैदा नहीं किए, वहाँ पर फांसीवाद उन्होंने पैदा नहीं किया। विनोद जी तो नहीं, एक मिनट में पूरी बात कर लूँ तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अच्छा बात रही मंशा की, अगर ये देखा जाए कि धार्मिक आधार पर जो बार बार सवाल उठाया जा रहा है, तो इन देशों के साथ में कोई न कोई हमारा सांस्कृतिक या ऐतिहासिक कंटेक्स्ट भी रहा है, ये नहीं भूलना चाहिए। और ये तथ्य हम कैसे भूल जाते हैं जब हम बात करना शुरू करते हैं कि नेहरू लियाकत पैक्ट जिसकी बात बार बार हम लोग कर रहे हैं, उस पैक्ट के तहत पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कितनी बची है, क्या ये तथ्य सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है? और हम यहाँ पर नेहरू लियाकत पैक्ट पर अगर अमल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे बहुसंख्यक फल फूल रहे हैं, वैसे अल्पसंख्यक भी फल फूल रहे हैं। आबादी उनकी बढ़ रही है, उनकी भी आबादी बढ़ रही है। तो राजनीति कुछ भी होती रहे, लेकिन ये जो सार्वभौमिक तथ्य है, इससे तो कोई मुंह नहीं मोड़ के रख सकता ना। तो क्या उनको वाकई छोड़ दिया जाए? जो बात मैं कह रहा हूँ कि नेहरू या गुलजारी लाल नंदा या जो उस समय के लोग कह रहे थे, तो वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे अपने हैं, तो वाकई उनके साथ वहाँ पर इस तरीके का बर्ताव हो रहा है या नहीं हो रहा है? हिंदुस्तान में होता है। नहीं, मैं जहाँ तक प्रोसिक्यूशन की बात है, एक मिनट में बात यहाँ रोकना जो रेड माइक में ही जब आप लोग इससे पहले जिस संस्थान में थे, आपने कल ही एक स्टोरी की है, इसी देश में अगर कोई मॉब लिंचिंग होती है तो इस देश का कानून उसको न्याय दिलाता है, और हमारे यहाँ का एक बहुसंख्यक आबादी का, चाहे पत्रकार हो चाहे नागरिक उसको समझो, वो वहाँ पर जाता है कोर्ट में और गवाही देता है। तो ये तो हमने अपना फैब्रिक बना के यहाँ पर रखा हुआ है ना, लेकिन परिस्थितियों में देता है वो मसला अलग। ठीक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब बात आप करते हैं कि केजरीवाल जो कह रहे हैं कि जब वो यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, देखिए वहाँ पर जो आबादी है, जो हिंदुओं, बौद्धों या दूसरों की जो आबादी, ईसाइयों की आबादी है, वो इस नंबर में नहीं है, वो एम्पल साइज नहीं है।
जो इतनी ज़्यादा तादाद में आते हैं, जितनी घुसपैठ यहाँ पर होती रही है ऑलरेडी, ये सब एक तथ्य और है। चीज मैं समझना चाहता हूँ आप दोनों से, आपसे विनोद जी, अरविंद केजरीवाल का CAA के तहत लाभ उठाने वाले हर इंसान को घुसपैठिया बोलना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि शरणार्थी और घुसपैठी में बहुत फर्क होता है। वो तो और- फर्क दूर कर दिया ना CAA ने, हाँ, खुद कैसे? बीजेपी ने दूर कर दिया। कैसे? भैया, ये तो शरणार्थियों के लिए आप एप्लीकेशन लगाएंगे। और 14 तक आपने कह दिया ही, उससे 14 से पहले जो 2015 से पहले जो आएंगे वो जो कहेंगे अगर हम प्रोसिक्यूटेड है वो हमारे हो जाएंगे। हाँ, तो इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनको आप लीगलिटी प्रदान कर रहे हैं कि नहीं? आपकी यार्ड स्टिक क्या है? चल छोड़िए इन बातों को, मैं इस बाइनरी की डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ। और ना मैं सिलेक्टिवली पुराने नेताओं को कोट करना चाहता हूँ। जो बहुत कुछ हुआ पिछले 10 बरस में, उसमें अगर उसके साक्षी लाल बहादुर शास्त्री होते तो उनका क्या रिएक्शन होता, हाँ। वो भी इम्पोर्टेंट माना जाना चाहिए। हाँ। देखिए, अगर जो राजकिशोर जी कह रहे हैं, अगर ये उसका ऑब्जेक्टिव है अरविंद केजरीवाल का, तो फिर मैसेजिंग उसकी कंफ्यूज्ड है सर। इट्स कंफ्यूज, क्लैरिटी नहीं है उसकी मैसेजिंग में। किसकी मैसेजिंग से ये आज के दिन लग रहा है कि वो मेजॉरिटी कम्युनिटी में डर पैदा करना चाहता है। ये नहीं लग रहा कि वो ही रीचिंग आउट टू द मुस्लिम्स। कॉन्टेक्स्ट है कि रीचिंग आउट टू द मुस्लिम्स, रेफरेंसेस टू व्हाट विल हैपन टू द मेजॉरिटी कम्युनिटी। अगर ये सब होता है तो मेरे को लगता है कि अगर उसकी मैसेजिंग ये है कि मुझे मुसलमान वापस लाने हैं, तो उसको थोड़ी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी अपनी मैसेजिंग में। और अगर उसकी मैसेजिंग ये है कि उसको कंसोलिडेट करना है मेजॉरिटी को अपने पक्ष में, तो मैसेजिंग ठीक है उसकी। और वो बीजेपी की मेजोरिटी कैसे कंसोलिडेट हो रहा है इस मैसेज के बाद? मैं जो सवाल मैं उनसे पूछ रहा था, क्या बीजेपी अपनी पूरी मशीनरी लगा देगी ये बताने में कि केजरीवाल हिंदू विरोधी? भैया ऐसा है, दो पहलवान अखाड़े में उतरे हैं, दूसरा पहलवान जो है वो नामी ग्रामी पहलवान है, दो भी पछाड़ देता है। तो जो बेचारा रिलेटिवली लेस नोन पहलवान है वो लड़ेगा नहीं क्या? आप भी अजीब बात कर रहे हो यार। राजनीति में हर कोई अपना कर्तव्य दिखाता है, और अगर कोई एक व्यक्ति है भारत की राजनीति में जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है बीजेपी को, वो अरविंद केजरीवाल। ममता हिमाचल, देखिए ममता की भाषा की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देखिए। और अरविंद केजरीवाल जो है वो शार्प है। अरविंद केजरीवाल इकोनॉमिक इश्यूज भी समझता है। अरविंद केजरीवाल अब इतने दिनों से ईडी को ठेंगे पे ले रखा है उसने। वो सबन पे समन इशू कर रहे हैं, वो नहीं जा रहा है। उनको ज़्यादा डर अरविंद केजरीवाल से है भाई। जिस तरह से बुरा मानना अरविंद केजरीवाल में आप अपेक्षा करता हूँ कि इसको अन्यथा नहीं लेगा, कि जिस तरह से मौलाना आज़ाद से मुस्लिम लीग वाले ज़्यादा डरते थे, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल से बीजेपी वाले ज़्यादा डरते हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पैतरे समझता है। उसको पता है कि जिस ज़मीन पे हमारी नज़र है उसी ज़मीन पे इसकी नज़र है, लेकिन इसकी बात करने का जो अंदाज़ है वो हमसे डिफरेंट है। और मैं कोई एज एन एडमायरर अरविंद का बात नहीं कह रहा हूँ, डिस्पैशनेटली बात कर रहा हूँ। मैंने उसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन एक स्टेज पे मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो बातें पत्रकार समाज को करनी चाहिए, जो बातें बुद्धिजीवियों को करनी चाहिए इस देश में, जो मुद्दे उठाने चाहिए वो उठा नहीं रहे। किस कारण से? डर से शायद नहीं उठा रहे। ये कम से कम हमारी डिबेट में तो इजाफा कर रहा है कि जो बात हम अपने आप से नहीं कर पाते, इसको कोट करते हुए तो कर देते हैं। राजकिशोर जी, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए मुझे तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल से डरने की बीजेपी को ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि अरविंद केजरीवाल वही काम कर रहा है जो बीजेपी चाहती है। कांग्रेस मुक्त करने में जितना काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, उतना तो बीजेपी केजरीवाल की कर ही नहीं सकते थे। नुकसान उन्होंने नहीं किया इतना तो, और रही बात मैसेज कन्वे करने की, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल, इस बात से मैं सहमत हूँ कि केजरीवाल स्मार्ट पॉलिटिशियन है। वो मैसेज जहाँ जिसको जैसे कन्वे करना होता है वो कर लेते हैं। वो अलग बात है कि हमारे जैसे समीक्षक ना समझ पाएँ कि जिनको उनको मैसेज कन्वे करना था वो कर पाए या नहीं कर पाए। क्योंकि अगर वो सीधे सीधे, मैं फिर कह रहा हूँ कि सीधे सीधे अगर सीए के विरोध में 2020 वाले फॉर्मेट में वो आते तो निश्चित तौर पर बीजेपी के जो स्पिन डॉक्टर जिसको आप बात कर रहे हैं वो बात करते।
उसको उस तरीके से पूरा खड़ा कर दे, तो उनके साथ में जो दूसरे जो लोग थे, झुग्गी झोपड़ी वाले या जो दूसरे लोग जिनकी मैं बात कर रहा था, वो वर्ग जो अपेक्षाएं रखता है अरविंद केजरीवाल से कि उनका जीवन स्तर वो सुधार देंगे, उनके बीच में मैसेज दूसरे तरीके से धर्म के आधार पर जा सकता था। अब जब वो कहते हैं कि नहीं ये आएंगे तो आपका ही हक मारेंगे, उनको भी ये समझा रहे हैं, उनको भी वो कैटर कर रहे हैं, उनको उन्होंने इस तरीके से नहीं छोड़ दिया, उनको वो संविधान नहीं समझा रहे हैं, उनको ये नहीं समझा रहे हैं कि मतलब इसमें इस तरीके से भेदभाव हो रहा, उनको ये वो बता रहे उनके हैं तुम्हारा, हित, हाँ तुम्हारा हक, आपके तुम्हारा हित, हक नहीं मिलेगा। उनके हित से जोड़ दिया, उनके हित से जोड़कर राजनीति कर दी, और मुस्लिमों के बीच में ये मैसेज चला गया, देखिए ये बंदा इस कानून के खिलाफ खड़ा हो गया है फिर से, तो कम से कम इसके साथ में ये लोग भी जुड़े जबकि रहेंगे। उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं बोली है। ऐसी कोई चीज अरविंद केजरीवाल के भाषण में हिंदू मुस्लिम नहीं है। नहीं, वो मैसेज कन्वे कर दिया झोपड़ी उन्होंने, है। झुग्गी झोपड़ी मैसेज कन्वे कर दिया उन्होंने। तो ये तो भाई सीए का जो विरोध है कौन कर रहा है, सीए का विरोध कौन कर रहा है बताइए ना इस देश में। अगर एक कम्युनिटी पे हम बात करेंगे, क्योंकि जिस कम्युनिटी को बाहर रखा गया है, जिसको लग रहा है कि इस सोशल फैब्रिक या संविधान के अनुरूप नहीं है, जिस पर चर्चा चल रही है, तो उससे जिसको रखा गया तो मैसेज उनके बीच में तो चला गया ना। अब बहुत देखिए बात यह है कि सीए जो कानून था, राजकिशोर जी आप शायद इस पे एग्री करेंगे, बावजूद इसके कि आप बेसिकली एग्री नहीं कर रहे कि असल विरुद्धों के बीच में सामंजस्य ही असली सौंदर्य है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सीए का कानून, इसमें प्रॉब्लम कब शुरू हुई, जब आपने इसमें नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से जोड़ा, पॉपुलेशन रजिस्टर से जोड़ा, और जो असम में हुआ, और उस व्यक्ति के चलते हुआ, जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को आपने राज्यसभा में बिठा दिया, जिसका नाम गोगोई साहब था, जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश थे, उन सब के चलते हुआ, तो जिस तरह से कार्यान्वित हुआ है, इतना सीरियस इशू, क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं। देखो आप इस तरह से जो आपने इसको लागू करने की कोशिश की है, इसमें क्या आप साधु बन के निकल रहे हैं क्या? अब आप कोट कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री को, मत करो बदनाम भाई उसको, वो ऐसे नहीं करता है, मुद्दे पे आपसे एग्री करता, लेकिन जो प्रक्रिया है उस पर बिल्कुल नहीं करता, और हम भी प्रक्रिया का ही ऑपोजिशन कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ जो लोग सताए जा रहे हैं, मैं तो रहा हूँ उस मुल्क में, पाकिस्तान में यार, तो मुझको क्या बताना किसी को, और मैं तो खुद बायस से हिंदू रहा हूँ वहाँ, और वो भी बीजेपी के कमलों के चलते, क्योंकि मैं 6 दिसंबर 1992 को वहाँ था सर, तो हिंदुओं के साथ क्या होता है मैं जानता हूँ, तो मुझे इस पर ना कोई सिखाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आपका उद्देश्य सही है, लेकिन आपने जो रास्ता रूट पकड़ा है वो रूट ठीक नहीं है भाई। वो रूट मुझे ये बताता है कि आप मेरे हितैषी नहीं है, सिर्फ मेरी व्यथा का, मेरी यात्रा का इस्तेमाल का। पर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का समझाने के लिए कि केजरीवाल करना क्या चाह रहे हैं, और 2024 में उसका परिणाम क्या होगा वो तो देखा जाएगा, तब फिर बैठकी लगाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। थैंक